Good morning, students. How are you? I hope you are fine at your home and doing your homework regularly. Today we are starting lesson 2 our past. लेसन फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले 2 वीडियो में आप को सेंड कर चुके हैं। अब वीडियो को केयरफुली सुनो और लेसन को समझो। ओके, लेसन नेम इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज कि कैसे उन्होंने मीन्स ब्रिटिश ने व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे और अपना यहाँ साम्राज्य बना लिया। कि व्यापारी से सीधे क्या बन गए, सम्राट बन गए यहाँ के। द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, तो ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर एक कंपनी लगाई गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था कि जो ब्रिटिश के द्वारा इंडिया का फर्स्ट मैप बनवा गया। मैप के द्वारा वो सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, कौन कौन सी यहाँ पे थिंग्स मिलती हैं, तो कौन सी चीज़ों से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने सर्वे करवाया, उन्होंने वहाँ के सब रिकॉर्ड रखवाए और सभी रिकॉर्ड्स के आधार पर ही वो सारी जानकारी इकट्ठी करते थे। इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया। अब क्या वो यहाँ भी गए और व्यापार भी शुरू कर दिया, और व्यापार के बाद कैसे उन्होंने अपना यहाँ साम्राज्य जमा लिया। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। आप सबको पता है, 7th क्लास में आप मुगल डेंसिटी के बारे में रीड कर चुके हैं। जो बाबर था हमारा मुगल फर्स्ट मुगल रूलर था, जो 1526 में इंडिया में आया था। और लास्ट पावरफुल यहाँ औरंगजेब को बताया गया है। वैसे तो लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, लेकिन पावरफुल अगर बताया गया है औरंगजेब को। तो लास्ट मुगल रूलर कौन थे पावरफुल? औरंगजेब। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी वेरी लार्ज ऑफ द टेरिटरीज दैट इज नोन नाउ नोन एज इंडिया। उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया, जो टेरिटरीज थी इंडिया, जिसको आज के टाइम में हम इंडिया के नाम से जानते थे, उस बड़े हिस्से पर अपना अधिकार किया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 में। औरंगजेब कब मारा गया? 1707 में। मैनी मुगल गवर्नर्स, जिनको हम सूबेदार भी बोलते हैं, बहुत सारे मुगल जो सूबेदार थे, बिग जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे, बिग रेस्टिंग देयर अथॉरिटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम। तो मेन पावरफुल राजा ने होने के कारण छोटे छोटे अलग अलग एरिया के क्या बन गए? सूबेदार बन गए। और जो बड़े जमींदार थे वो भी अपने आप को शासक मानना शुरू कर चुके थे। रीजनल किंगडम बनाए उन्होंने, अपनी छोटी छोटी राजधानियां बनाई थी। एज पावरफुल रीजनल किंगडम इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो एक पावरफुल राजधानी औरंगजेब की थी, वो अब छोटे छोटे एरिया में डिवाइड हो चुकी थी। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज ए इफेक्टिव सेंटर। तो पहले दिल्ली को एक इफेक्टिव सेंटर के रूप में माना जाता था, लेकिन औरंगजेब के बाद ज़्यादा इफेक्टिव सेंटर नहीं रही। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो सेकेंड हाफ था 18th सेंचुरी का, हाउएवर ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन। तो राजनीतिक आधार पर अंग्रेजों की यहाँ एक नई पावर पावर के रूप में उभरना शुरू हुआ। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ सिर्फ एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में आए थे, वर रिलुटेंट्स टू एक्विट टेरिटरीज, और बाद में उनकी दिलचस्पी किसमें बढ़ गई थी? यहाँ पर साम्राज्य जमाने में। हाउ देम डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर। कैसे वो यहाँ के मालिक बन पड़े? इतने बड़े साम्राज्य के क्या बन गए? मालिक बन बैठे। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ द केम अबाउट। ये सारी घटनाएं इस चैप्टर में रीड करेंगे। लुकिंग एट दिस पिक्चर, तो इस पिक्चर में जो दिखाई दिया जा रहा है, लास्ट बहादुर शाह जफर है, लास्ट मुगल एम्पर। और जो साइड में जो अंग्रेज हैं अरेस्ट कर रहे हैं उनको कैप्टन हडसन। तो औरंगजेब, देर वाज नो पावरफुल मुगल। उसके बाद औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल तो था नहीं। मुगल एम्परर कंटिन्यू, लेकिन जो राजा सम्राट थे वो कंटिन्यू चल रहे थे। जैसे औरंगजेब के बेटे थे, फिर उसके बेटे, लास्ट कौन था? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर ने 1857 के जो राइवल हुई थी उसके अंदर उनका नेता बनना था हमारे इंडियंस का। तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था, इसको जेल में भेज दिया गया था। ये हम लेसन 5 में रीड करेंगे अच्छी तरह से। तो ये पिक्चर क्यों बनाते थे ब्रिटिश? वो अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए लोगों को दिखाते थे कि हम इंडिया पर कैसे वहाँ जाके कैसे पावरफुल बन गए और कैसे अपने कंट्रोल में इंडिया को किया है। लुक एट दिस पिक्चर।
ईस्ट इंडिया कंपनी कब ईस्ट कैसे ईस्ट में आई थी? अब जैसे आपको सबको पता है, ये हमारा वर्ल्ड का मैप में ये अफ्रीका दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंडिया है। तो ये यूरोप कंट्रीज़ हैं। तो यूरोप कंट्रीज़ बहुत सारी थी, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, डच, तो सारी कंट्रीज़ ये व्यापार करने के लिए इस रास्ते से आ रही थी। तो पहले जो पुर्तगाली थे वो सिर्फ़ यहाँ पर आकर रुक गए थे, केप ऑफ अफ्रीका के जो नीचे का वाला पॉइंट है, इन्होंने सोचा कि आगे सिर्फ़ ओशियन है, कॉन्टिनेंट्स नहीं है। तो फिर दूसरे जो यात्री आए उन्होंने धीरे आगे-आगे चलते हुए वो लास्ट में कहाँ पहुँच गए? कालीकट में, केरल के अंदर। तो उन्होंने देखा कि वहाँ जाकर देखा कि इंडिया के अंदर तो बहुत सारे मसालेज़ हैं, दूसरी थिंग्स हैं, इनके लिए वहाँ आसानी से व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया के अंदर आई और व्यापार करना शुरू किया। तो ये रास्ता था, इस रास्ते के द्वारा व्यापार करते थे। एक ये रास्ता था, लेकिन बीच में यहाँ रास्ता नहीं था। इस रास्ते की वजह से ये पूरा अफ्रीका के साइड में चक्कर लगा के इनको हमारे इंडिया में आना पड़ता था। ओके स्टूडेंट्स, इन 1600 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। उस टाइम इंग्लैंड की जो शासिका थी वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, वहाँ पर शासन करती थी, और वहाँ से उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर बनवाया। उस चार्टर के अकॉर्डिंग क्या था? ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। उन्होंने कहा कि एक ऐसा अधिकार मिल गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भारत के साथ सिर्फ यही कंपनी ही व्यापार कर सकती है, इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी भारत में जाकर व्यापार नहीं कर सकती। इस चार्टर के अकॉर्डिंग था। दिस मीट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड। इस प्रकार से कोई दूसरा इंग्लैंड का व्यापारी ग्रुप वहाँ पर जाकर व्यापार नहीं कर सकता। कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कम्पीट होता है एक दूसरे को चुनौती देना, एक दूसरे का आगे मार्ग को रोकना। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन। इस प्रकार इस चार्टर के अकॉर्डिंग वो ओशियन को पार करके कहाँ पहुँच गए? इंडिया के अंदर। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, नई जमीनों को खोज रहे थे। विच इट कुड बाई गुड्स एट ए चीप प्राइस, और वहाँ जाकर क्या करते थे? वस्तुओं को खरीदते थे, चीप प्राइस मीन सस्ते दामों पर, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, और उनको वापस लाते, सेल एट हायर प्राइस, और उसको यूरोप में आकर हायर दामों पर बेचते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश, क्योंकि कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई डर ही नहीं था कि कोई दूसरा भी कंपटीटर उसके सामने आ सकता है, कोई दूसरी कंपनी उनके सामने खड़ी हो सकती है। मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमली बाई एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, यानी कि बिना किसी कंपटीशन के ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिट कमा रही थी भारत से व्यापार करके। सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल, क्योंकि वो सस्ती वस्तुएं खरीदते थे और महंगी बेचते थे, इससे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। द रॉयल चार्टर, उस चार्टर के अकॉर्डिंग, कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। ईस्टर्न मार्केट का मतलब यहाँ ईस्टर्न के जितने भी कंट्री थे वहाँ पर कोई भी दूसरी यूरोपियन पावर यहाँ आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। किसके अकॉर्डिंग? रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे कि मैंने मैप में बताया था, जो पहली शिप आई थी तो सिर्फ यहाँ कैप ऑफ गुड होप तक आकर ही रुक गई थी। इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, राउंड द कैप ऑफ गुड होप, चक्कर लगाया, एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन, और दूसरे राउंड में उन्होंने इसके चारों तरफ घूमकर कहाँ पहुँच गए? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर को पार किया। पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर पुर्तगालियों ने पहले ही अपना अधिकार कर रखा था। एट देयर बेस इन गोवा, और वो ज़्यादातर गोवा के अंदर अपना व्यापार कर रहे थे। इनफैक्ट देयर इट इज़ वास्को डी गामा, ए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर। कौन थे? एक पुर्तगाली थे। वो हैड डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया, उसने इंडिया में जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब? 1498 में। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच हू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज टू ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। तो इसके बाद 17th सेंचुरी में डच भी इंडिया के अंदर आए थे, और यहाँ भी उन्होंने संभावनाएं लग रही थी व्यापार करने की इंडियन ओशियन से, हिंद महासागर में के द्वारा व्यापार किया जा सकता है। सून द फ्रेंच ट्रेडर अराइव ऑन द सीन, और उसके बाद कौन आए? फ्रेंच ट्रेडर भी। तो इस तरह से सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, लेकिन उन्होंने यहाँ सिर्फ थोड़ा सा व्यापार किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रेंच आए। तो ये सारी क्या थी? यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती थी। तो आपको समझ में आ गया जो मैंने यहाँ मैप के अकॉर्डिंग बताया कि जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट शिप जो इंग्लैंड की आई थी वो यहाँ कर रुकी थी। यहाँ उन्होंने कैप ऑफ गुड होप में अफ्रीका
का रास्ता मिला। उसके बाद सेकंड शिप आई, उसके बाद सेकंड शिप हमारे यहाँ तक आई। और ऐसे ही फ्रांस भी यहाँ गोवा के अंदर उन्होंने अपना ट्रेड शुरू कर दिया था। ऐसे ही डच भी आए थे, उन्होंने भी इंडिया के अंदर व्यापार शुरू करना था। इस तरह से कई कंट्री जो यूरोपियन कंट्री थी वो हमारे देश के अंदर क्या कर रही थी, ट्रेड करने आ रही थी। ओके, द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्ट इन बाइंग सेम थिंग्स। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, समस्या क्या आ रही थी कि सभी कंपनीज जितनी भी यूरोपियन कंपनी थी, जो फ्रेंच कंपनी है, चाहे डच कंपनी है, चाहे वो पुर्तगालीज कंपनी है या ब्रिटिश कंपनी, ये सब की एक ही प्रॉब्लम थी कि उन वही चीज़ें खरीदना चाहते थे जो इंग्लैंड वाले खरीदना चाहते, वही फ्रांसीसी खरीदना चाहते। तो वस्तुएं क्या होंगी, कम पड़ जाएंगी और खरीदने वाले आगे ज़्यादा होता। फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, कौन कौन सी चीज़ें थी, अच्छी गुणवत्ता वाली कॉटन, कपास, सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, जिसका ज़्यादा उत्पादन भारत में किया जाता था। एट ए बिग मार्केट इन यूरोप, इन चीज़ों की मार्केट बन चुकी थी कहाँ, यूरोप के अंदर, यूरोप के अलग अलग कंट्री में। पीपर, क्लोव, कार्डामम, सिनामम, तो दीज ये क्या थे, मसाले थे, जैसे काली मिर्च, धनिया, ये इस तरह से अलग, इलायची, ये बहुत सारे मसाले थे जो भारत में प्रोड्यूस किए जाते थे। ओके, यूरोपियन कंपनी inevitably pushed up the price at which the goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned। यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, जैसे ये मसाले यहाँ मिलते थे, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी क्या थी, डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जो मार्केट बनाई थी यूरोप में, उस मार्केट में इन चीज़ों की क्या थी, डिमांड बढ़ती जाती, लोग इनको ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे थे। तो खरीदने, डिमांड बढ़ने से इन चीज़ों की क्या होगी, कीमतें बढ़ने की, किस में, इंडिया के अंदर। तो इंडिया के लोगों ने भी क्या कर दिया, इन गुड्स की जो अमाउंट थे वो ज़्यादा कर दिए। रिड्यूस द प्रॉफिट, इस तरह से जो कंपनियों का क्या हो गया, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, कम हो गया था जो वो यहाँ से कमाते थे। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी कुड फर्लिश वाज बाई एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर। तो सर ये कंपनियां क्या चाहती थी, सिर्फ अपना ही ज़्यादा फायदा चाहती थी कि दूसरा जो उसका कंपटीटर है उसके बजाय अपना ज़्यादा फायदा चाहती थी। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लीड टू फॉरेक्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। इस प्रकार से आपस में जो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, आपस में उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। फ्रांसीसी चाहते थे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ब्रिटिश चाहते थे वो ज़्यादा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के बीच में आपस में क्या होगी, फाइटिंग शुरू होगी। थ्रू द 17th-18th सेंचुरी, 17 और 18th सेंचुरी में क्या था, दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप, क्या करने शुरू कर दिया उन्होंने, जो समुद्री रास्ते से जहाज आते जाते थे उनको डुबोना शुरू कर दिया कि एक दूसरे के विरोधी के जहाज डुबो देते थे। ब्लॉकेड रूट्स, रास्ते को बंद कर देते थे। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाई, जिन जहाजों से सामान की सप्लाई की जाती थी उन को प्रिवेंट, रोक लगा दी थी, आगे जाने से रोक देते थे। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग, वो जो व्यापार कर रहे थे अब वो अपने साथ हथियार रखना शुरू कर दिया। ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, और उन्होंने सोचा कि अगर हम व्यापार और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर ही हमने अपने किले बनाने पड़ेंगे, किलों में रहकर ही हम यहाँ व्यापार आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आने जाने से जो समुद्री मार्ग में प्रॉब्लम होती थी, उन प्रॉब्लम से छुटकारा देने के लिए उन्होंने क्या दिमाग में बात आई कि वो भारत के अंदर अपने किले बनाएंगे। दिस अफोर्ड टू fortify settlements and carry on profitable trade also lead to intense conflict with local rules. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश व्यापारी थे या अदर यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए यहाँ जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी टकराव होना शुरू हो गया था। आपस में तो ये कंपनियां फाइट कर ही रही थी, तो इंडिया के अंदर जो रूलर थे, लोकल रूलर थे, उनके साथ भी इन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। इस प्रकार तो हम आगे इस लेसन में पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ अपने व्यापार को फैलाया और कहाँ कैसे यहाँ के मालिक बन बैठे। तो सबसे पहले इन्होंने किस पर अधिकार किया था, बंगाल पर। तो हम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल कौन सा एरिया था, पूरा जो बांग्लादेश है और हमारा वेस्ट बंगाल है, तो ये सारा एरिया था हमारा पहले बंगाल का। तो इसने ब्रिटिश कंपनी ने पूरे कंप्लीट बंगाल पर अपना कंट्रोल किया था। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। तो ये इम्पोर्टेंट
लाइन है कि फर्स्ट जो इंग्लिश फैक्ट्री बनाई गई थी वो किसके बैंक पे बनाई गई थी, हुगली रिवर के 1651 में। दिस वाज द बीज फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर, ये क्या था, आधार बनाया गया था उन्होंने फैक्ट्री बनाने की, कि इसके आधार पर ही हम और ज़्यादा व्यापार कर सकेंगे। नोन एट द टाइम फैक्टर, जो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आते थे उनको फैक्टर बोला जाता था। द फैक्ट्री है ए वेयर हाउस वर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, तो यहाँ उन्होंने वेयर हाउस गोदाम बनाई, जो फैक्ट्री लगाई थी उसके गोदाम बनाए ताकि वस्तुओं को स्टोर करके रखें और बाद में उनको यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर एक्सपोर्ट कर दे, भेज दी। इट हेड ऑफिस वर कंपनी ऑफिशियल सेट, और उन्होंने क्या बना दिए, कंपनी ने अपने अधिकारी रख दिए गए, बना दिए गए। एज ट्रेड एक्सपेंड, और अपने व्यापार को बढ़ाया। कंपनी प्रिसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम सेटल नियर द फैक्ट्री, उन्होंने कंपनी ने दबाव डाला व्यापारियों पर, ट्रेडर्स पर, कि वो यहाँ आए और इस फैक्ट्री के आसपास में रहना शुरू कर दें। 1696 में कब बनाई थी, देखो 1651 में तो फर्स्ट फैक्ट्री बनाई, 1696 तक क्या कर दिया, बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, जो वहां रह रहे थे आपस में उन्होंने अपने किले बनाने शुरू कर दिए। 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद, ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेज, जो मुगल अधिकारी थे, मुगल राजा थे, मुगलों ने कंपनी को, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्या दे दी, जमींदार के अधिकार दे दिए, कि वो वहां से उन 3 गांव पर जमींदारी अधिकार दे दिए। 3 गांव थे, उनमें से एक गांव था कालीकटा, जो आज हम कलकत्ता जिसको बोलते हैं, एंड नोन टूडे, जैसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इट आल्सो अप्रिशिएट द मुगल एम्परर औरंगजेब इश्यू ए फरमान, और इस कंपनी ने औरंगजेब पर एक दबाव डाला कि एक फरमान जारी करिए, ग्रेटिंग द कंपनी राइट टू द ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी बिना किसी टैक्स के वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को यहाँ व्यापार करना दे। तो फरमान क्या होता है, रोयल एडिक्ट्स रॉयल ऑर्डर, यानी कि राजा के द्वारा दिया गया आदेश। तो यह आदेश देने के लिए किस पर दबाव डाला, औरंगजेब पर। किसने डाला, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट्स एक्साइटिंग प्रिविलेज, तो कंपनी और ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी, किस पर, राजा पर, कि उनको ज़्यादा छूट मिले व्यापार करने के लिए, ज़्यादा अधिकार मिले व्यापार करने के लिए। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, जो फरमान था औरंगजेब का सिर्फ ये गारंटीड था, ये अनुमति दी थी कि कंपनी को कि व्यापार करने के लिए टैक्स ना लिया जाए। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के आधार अधिकारी थे, वो वर केयरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन साइड, वो अपना अलग से प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना अलग व्यापार करना शुरू कर दिया। वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, वो भी चाहते थे कि उनसे भी कोई टैक्स ना लिया जाए। दिस दे रिफ्यूज टू पे, उन्होंने भी मना कर दिया पे करने से। क्यूजिंग एनोमोर्स लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, तो इस प्रकार से बंगाल को जो लगान मिलता था लोगों से, वो बंगाल का जो राजा था उसको लगान मिलता था, वो लगान मिलना कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा जो अंग्रेज ज़्यादा व्यापार कर रहे थे और वो उनको टैक्स नहीं दे रहे थे। तो जो आम आदमी था या स्थानीय लोकल आदमी थे, वो सिर्फ टैक्स दे रहे थे, तो टैक्स क्या हो गया, राजा का मिलना कम हो गया था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नोट प्रोटेस्ट है, तो कैसे हम अब ये पढ़ेंगे कि बंगाल का जो नवाब थे, बाद में नवाब बने थे, मुर्शिद कुली खान ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, किसका विरोध, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहे हैं, शिप दिखाई दे रहे हैं। इन शिपों पर ही वो किया जाता था, सामान को ले जाया जाता था और व्यापार करने के लिए व्यापारी आते थे। हाउ ट्रेड लीड टू बैटल, कैसे व्यापार से लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी व्यापार करने के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, बताया भी था लेसन के बीच में, कि कुछ ये फ्रांसीसी कंपनी, कुछ डच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में क्या कर रही थी, लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी। लेकिन उनसे निपटने के बाद अब इन्होंने जो बंगाल के स्टेट थे अलग अलग, उनके जो नवाब थे या राजा थे, उनसे भी लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी। जो साइड में पिक्चर देख रही है, रॉबर्ट क्लाइव है, गवर्नर जनरल बनाए थे इंडिया के। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी conflict between the company and the नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, यानी कि 18th सेंचुरी में जो प्रॉब्लम आई थी वो किस किस के बीच में थी, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। बंगाल नवाब अरेस्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, जो बंगाल के नवाब थे वो अपनी पावर पाना चाहते थे, यहाँ शासक बनना चाहते थे बंगाल में। एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम, और दूसरे क्षेत्रीय जो छोटे छोटे शासक थे वो भी अपनी पावर यहाँ पर दिखाना चाहते थे। मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय द अलीवर्दी खान, जैसे पहले नवाब मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल, ये नवाब बनते गए एक के बाद
एक ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, इनमें से ये सब क्या थे, स्ट्रॉन्ग शासक थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, इन्होंने मना कर दिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा छूट देने से। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, और क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि आप पे करें, टैक्स पे करें अगर ये आपको यहाँ ट्रेड करने का अधिकार चाहिए तो। डिनाई इट एनी राइट टू मिंट क्वेन, और उन्होंने मना कर दिया कंपनी को, ना तो वो अपने कॉइन को मिंट करेंगे, अपने सिक्के नहीं छापेंगे। स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और यहाँ पर अपने किले बनाने भी बंद करें। किसने मना कर दिया, ये नवाब ऑफ द बंगाल, जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को कहा कि ना तो आप यहाँ अपने किले बनाएंगे और ना ही यहाँ पर अपने सिक्के बनाएंगे। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, they claimed that the company was depriving the Bengal government huge amount of revenue and undermining the authority of Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his official. तो इस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को रोका जा रहा था कि वो ना यहाँ किले बनाए ना यहाँ सिक्के चलाएं, तो क्यों रोक रहे थे वो, क्योंकि जो बंगाल को रिवेन्यू मिलता था, लगान मिलता था, वो कम होता जा रहा है, और जो ज़्यादा व्यापार का फायदा होता जा रहा है वो ईस्ट इंडिया को होता जा रहा है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया कि हमने तो है ना औरंगजेब से चार्टर अकाउंट पर साइन करवा रखे हैं, उसके बाद हमें कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जो ये नवाब थे इन्होंने कहा कि नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। तो इनके विरोध में, नवाबों के विरोध में जो यहाँ के अधिकारी थे उन्होंने उनके अपमान भरे लेटर लिखना शुरू कर दिया। किसका अपमान करे हैं, नवाबों का। और ट्राइंग टू ह्यूमिलेट, उनको ज़्यादा अपमानजनक बातें सुननी पड़ रही थी नवाबों को, किसके द्वारा, ब्रिटिश इंडिया की कंपनी के अधिकारियों द्वारा। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट्स डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रही थी कि अधिकारी जो यहाँ नवाबों के अधिकारी हैं, उनकी जो मांगे हैं वो मांग हमारे व्यापार को क्या कर देंगी, तबाह कर देंगी, रूनिंग कर देंगी। द ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली, वो ईस्ट इंडिया क्या चाहती थी कि हमारा तो ट्रेड तभी फल फूल सकता है इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड, अगर हमारे ऊपर जो ड्यूटी लगाई जा रही है, जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, उनको कम किया जाए, रिमूव किया जाए, हटाया जाए। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट, और उन्होंने एक्सपेंड ट्रेड इट, हम अपने व्यापार को ज़्यादा फैलाएंगे। इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, तब फैला सकते हैं जब हमें यहाँ रहना शुरू करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। बाय विलेजेस, हम गाँव को खरीदेंगे, और रिब्यूल्ड इट फोर्ट्स, और दोबारा से अपने किलों को बनाएंगे। ये सोच किसकी थी, ये ईस्ट इंडिया के अधिकारियों की थी। और जो नवाब थे वो चाहते नहीं थे कि यहाँ पर सेटलमेंट करें या यहाँ से रेवेन्यू लोगों से ले। द कन्फ्लिक्ट लीड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कलमेंटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। तो इन्हीं प्रॉब्लम के कारण, इन्हीं समस्याओं के कारण अब नवाबों के बीच में और ब्रिटिश के बीच में क्या हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। साइड में आप देख रहे हैं पपट, पपट का मीन होता है कठपुतली। तो टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग, जैसे खिलौना होता है जिसे हम रस्सियों के साथ नचाते हैं, तो वो पपट है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि जो यहाँ के राजा हैं, नवाब हैं, वो हमारे क्या बन जाए, पपट बन जाए, हम अपनी मर्जी से उनसे कोई भी काम कराएं। तो बैटल ऑफ प्लासी में हम क्या देखते हैं, वहन अली वर्दी खान डाइड 1756, जो यहाँ के नवाब थे बंगाल के, कब मारे गए, 1756 में। उसके बाद सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, कौन बना नवाब बंगाल का, सिराजुद्दौला। कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर, जो कंपनी को चिंता हो रही थी अपनी कैसे पावर बनाए रखे यहाँ पर, कि ऑन ए पप्पट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन। वो चाहते थे कि एक ऐसा शासक यहाँ बने जो उनकी सारी बात माने, कठपुतली की तरह काम करे और उनको व्यापार करने में छूट भी दे दे और दूसरे अधिकार भी दे दे। शो इट ट्राइड, वो कोशिश कर रहे थे, थो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन सिराजुद्दौला राइवल बिकेम द नवाब। तो वो चाहते थे कि कोई जो सिराजुद्दौला का विरोधी हो उसको क्या बना दिया जाए, बंगाल का नवाब, क्योंकि वो विरोधी आपस में लड़ेंगे और फायदा किसका हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। एन इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ हिज डोमिनेंस। तो जो सिराजुद्दौला था वो नवाब बन चुका था, नवाब बनकर उसने कहा कि यहाँ कंपनी मेडलिंग करना शुरू, हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर हैं और राजनीतिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करना बंद कर दे। इसके बाद स्टॉप फोर्टिफिकेशन के किले बनाने बंद कर दे और पे द रेवेन्यू, और जो टैक्स है या लगाना उसको पे करे। आफ्टर न्यूगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च्ड विद, लेकिन जब कोई
कार्यवाही का उसकी फेल हो गई। इस तरह से अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी, तो नवाब ने क्या किया, मास विद 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट द कासिम बाजार। कासिम बाजार के अंदर अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री बनाई थी, तो 30,000 सैनिकों के साथ उस पर धावा बोल दिया। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, किसको पकड़ लिया, कंपनी के अधिकारियों को पकड़ लिया। लोग द वेयर हाउस, जो गोदाम बनाए थे उनको लोग लगा दिया, तालाबंदी कर दी। डिजारम ऑल इंग्लिशमैन, जितने हथियार थे अंग्रेजों के पास वो छीन लिए गए थे। एंड द ब्लॉकेड इंग्लिश शिप, और जो अंग्रेजी जहाज थे उनको भी ब्लॉक कर दिया गया था। देन हिम मार्च टू कलकत्ता, इसके बाद कासिम बाजार पर अपना अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने। इसके बाद वो कलकत्ता की तरफ गई, क्योंकि कलकत्ता में भी तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली थी। कलकत्ता की तरफ उन्होंने दावा बोल दिया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, इस प्रकार की खबरें जब ब्रिटिश इंडिया के ईस्ट इंडिया की कंपनी के अधिकारियों ने सुनी, इन मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, तो मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव अपना नेतृत्व कर रहे थे, मद्रास से कहाँ भेज दिया गया उसको, कलकत्ता के अंदर भेज दिया गया। रेन फॉरेस्ट बाय द नेवल फ्लीट, जो उनकी पैदल सेना थी उसको लेकर नौसेना की जो जहाजों की जो सैनिक थे और जो पैदल सैनिक थे उनको लेकर वो चल पड़ा कलकत्ता की साइड में। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनी आर्मी, जो कंपनी की सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। और सिराजुद्दौला एट प्लासी, प्लासी के जगह है एक स्थान का नाम है, सिराजुद्दौला के खिलाफ उन्होंने युद्ध में नेतृत्व किया। वन ऑफ द मेन रीजन, इसका जो मुख्य रीजन है वो क्या था, डिफीटेड ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्स लीड बाय मीर जाफर, जो मीर जाफर उसका सेनापति था उस टाइम पे सिराजुद्दौला का, उसने युद्ध लड़ा ही नहीं। वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, जो कमांडर था मीर जाफर, नेवर फॉर द बैटल, ये लड़ी ही नहीं। क्लाइव मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिज नवाब आफ्टर रेसिंग सिराजुद्दौला, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मीर जाफर को अपनी बातों में ले लिया और कहा गया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दोगे, तो सिराजुद्दौला को हराने के बाद हम आपको नवाब बना देंगे। तो जो कमांडर था उन्हें अंग्रेजों की बात मान ली और लड़ाई लड़ी ही नहीं। वैसे हमारी हिस्ट्री में इसको प्लासी की बैटल बोला जाता है, लेकिन जो लड़ाई हुई ही नहीं उसका ऐसे ही नाम रख दिया गया और उसके बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस, फेमस है, प्रसिद्ध है, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे दिखाया गया था कि भारत पर उनकी एक पहली प्रसिद्ध जीत थी, भारत में पहले एरिया को उन्होंने जीत लिया है। ओके, जैसे ये ऊपर दिखाई दे, ये अंग्रेजों की एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो मीटिंग लेते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो यहाँ पर आते थे और मीटिंगें लेते थे। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द डिफीटेड प्लासी, हारने के बाद सिराजुद्दौला वाज एसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। कहाँ का, बंगाल का। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नहीं चाहती थी कोई भी जिम्मेदारी लेना, वो चाहती थी यहाँ के जो नवाब वो काम करते रहे, वो तो सिर्फ व्यापार में प्रॉफिट चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ व्यापार में प्रॉफिट चाहती थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव्स वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, सिर्फ उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, व्यापार को बढ़ाना। इफ दिस कुड बी डन विदाउट conquest through the help of local rulers who were willing to grant privilege, then territories need not be taken over directly, तो उन्होंने डायरेक्ट प्रत्यक्ष शासन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर उनका नवाब उसका साथ दे, ईस्ट इंडिया का साथ दे और वहाँ के जो लोकल रूलर हैं वो उनकी व्यापार करने में मदद करे। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab were not always helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignities and sovereignties if they wanted respect from their subject. अगर वो जनता में अपना रिस्पेक्ट, सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो ये नवाबों के सहारे कब तक अपना शासन, कब तक व्यापार करेंगे। इसलिए उनके दिमाग में बाद में क्या बात आई कि ऐसे शासन चलाना मुश्किल है, ऐसे व्यापार करना मुश्किल है, अब नवाबों को हटा के डायरेक्ट उनको ही क्या बनना पड़ेगा, यहाँ का रूलर बनना पड़ेगा। ये किसके दिमाग में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की। जैसे ये रॉबर्ट क्लाइव था तो इसने सोचा कि हम यहाँ क्यों ना खुद यहाँ के नवाब बन जाए। वोट कुड द कंपनी डू, अब क्या करना चाहती थी कंपनी। वहन मीर जाफर प्रोटेस्ट, जब मीर जाफर ने विरोध किया था, कंपनी डिस्पोज्ड हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन प्लेस, तो जब मीर जाफर ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम आपको इतना पैसा यहाँ से नहीं दे सकते, तो मीर जाफर को
नवाब के पद से हटाकर किसको बना दिया, मीर कासिम को बना दिया। अब अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों को तो एक ऐसा पप्पट रूलर चाहिए था जो उनकी सारी बातें माने। वह मीर कासिम कंप्लेंट, जब मीर कासिम ने शिकायत करना शुरू किया ब्रिटिश कंपनी से, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन ए बैटल फॉट एट बक्सर, तो उसको भी एक लड़ाई में हरा दिया गया था, जिसका लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। अब जैसे लड़ाइयाँ उन्होंने 1757 में प्लासी की लड़ाई हरा दिया सिराजुद्दौला को, अब दूसरी लड़ाई में बक्सर में की लड़ाई में 1764 में किसको हरा दिया, मीर कासिम को हरा दिया गया। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल, और उसको बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया था। द नवाब हैड टू पे, अब नवाब के सामने एक शर्त रखी, 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट वॉर्स। अब मीर जाफर को कहा गया कि आप 5 लाख हर महीने उन कंपनी को दोगे, क्योंकि जो युद्ध में पैसा खर्च किया है वो भी तो हमें अपना वापस लेना है। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड, और जो व्यापार की मांग थी, इट अदर एक्सपेंसेस, दूसरे खर्चों के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए पर मंथ मिलने चाहिए। ऐसा किसने कहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, वो ज़्यादा प्रांतों पर अपना अधिकार करनी चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ज़्यादा लगान लेना चाहती थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड 1765, मीर जाफर भी मारा गया, मीर कासिम को हटा दिया गया था, सिराजुद्दौला, तो सारे नवाब क्या थे, हटा दिए गए थे। मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, कंपनी का मूड था जो चेंज हो चुका था। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पप्पट नवाज, वो जो नवाबों के साथ कठपुतली नवाबों के साथ काम करने में फेल थे। क्लाइव डिक्लेयर्ड, जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्लियर किया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्फ, उन्होंने कहा कि अब हमें खुद क्या बनना चाहिए, यहाँ का नवाब बन जाना चाहिए। फाइनली इन 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज ए दीवान, तो ये कब दीवान बना गया था, मुगल एम्परर जो सम्राट था उस टाइम पे, उसने 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को क्या बना दिया गया, दीवान का पद दिया गया था। किस प्रांत में, बंगाल के प्रांत में। द दीवान अलाउड द कंपनी टू यूज द वेस्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, उसको अलाउ कर दिया गया था, परमिशन दी गई थी वो कंपनी को कि वो क्या ले सकते हैं, अब बंगाल से लगान ले सकते हैं, बंगाल के लोगों से। दिस शोल ए मेजर प्रॉब्लम, जिससे एक बड़ी समस्या थी वो सोल्व होगी। दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, जिसका सामना कंपनी को करना पड़ रहा था। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट ट्रेड विद इंडिया एट एक्सपेंस, 18वीं शताब्दी तक व्यापार भारत के साथ ज़्यादा बढ़ चुका था। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया, जो बाहर से वस्तुएं खरीदता था, जो कंपनी खरीदती थी, उसके बदले में क्या देती थी, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स देती थी, सिक्के देती थी। फ्रॉम ब्रिटेन, कहाँ से मंगाने पड़ते थे वो सिक्के, ब्रिटेन से मंगवाने पड़ते थे। दिस वाज बिकॉज, क्यों था ऐसा पहले कि एट दिस टाइम द ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो भारत में वो बेच सकें। भारत से वस्तु खरीद रहा था, उसके बदले सोने चांदी के सिक्के देने पड़ते थे। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन सोल्ड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, तो जो गोल्ड ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था, उस प्रॉब्लम का भी उन्होंने सॉल्यूशन कर लिया। किसके बैटल के बाद, प्लासी की बैटल के बाद, क्योंकि प्लासी की बैटल के बाद उनका अधिकार और बढ़ गया, और लोगों से क्या लेना शुरू कर दिया, लगान लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद उन्होंने 5 लाख पर मंथ पैसे रुपए मिलने शुरू हो गए, तो अब उन्होंने सोना चांदी को मंगाने की ब्रिटेन से जरूरत ही नहीं रही। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस, दिस रेवेन्यू कुड बी यूज परचेज कॉटन, अब इसी जो रेवेन्यू उसको यहाँ मिलता था, जो टैक्स या लगान यहाँ मिलता था, उन्हीं पैसों से अब वो कॉटन और सिल्क यहाँ से खरीदते थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, और जो सेना थी कंपनी की उसको मेंटेन रखते थे। मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट ऑफिशियल, और जो पैसा मिलता था उसको यहाँ पर किले बनाने में, फैक्ट्री बनाने में लगा देते थे। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब, अब जो कंपनी के अधिकारी थे वो क्या बन गए थे, खुद नवाब बन गए थे। वट डिड इट मीन टू बी नवाब, क्या अर्थ है इसका कि नवाब बन गए। इट मीन द कोर्स दैट कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर अथॉरिटी, इसका मतलब है कंपनी को अब यहाँ ज़्यादा पावर भी मिल गई थी और सत्ता भी मिल गई थी। बट इज ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव विजन लुकिंग लाइक ए नवाब, यहाँ के जितने अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ आए थे खुद वो सब नवाब मानने लगे थे, यानी कि इंडियन के लोगों पर वो अपने अधिकारों का ज़्यादा ही प्रयोग करना शुरू किया था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to companies से, जो वास्तव में नवाब था यहाँ का बंगाल का, बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो खुद ही जो कंपनी के अधिकारी थे उनको क्या देना शुरू कर दिया, जमीन दे दी और बहुत सारा पैसा देते थे पर्सनल गिफ्ट के तौर पर। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ
amassed a fortune in India, बहुत सारा पैसा रॉबर्ट क्लाइव ने भारत से कमाया था। ही हैड कम टू मद्रास, जो आज की हमारी चेन्नई है तमिलनाडु की कैपिटल, पहले उसको मद्रास के नाम से जाना जाता था। फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो इंग्लैंड से भारत में कब आया था? 1743 में। सिर्फ कितनी एज थी उसकी? 18 साल का था। वहन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, उसने भारत को कब छोड़ा? 67 में। हिज इंडियन फॉर्चून वाज बोथ, अब ये इतना रुपया था उसके पास, पौंड, जो ये साइन दिखाई दे रहा है ये किसका साइन है? ये पौंड का साइन है। इतने ज्यादा पैसे वो यहां से कमा कर ले गया था। 4,01,102 पौंड्स यहाँ से कमा कर लेके गया था। वैन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1764 में। पहले वो मद्रास आया था, लेकिन बाद में उसका किसका गवर्नर जनरल बनाया गया? 1764 में। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिश कंपनी के शिकायत आ रही थी कि वो यहाँ पर के जो अधिकारी भेजे गए वो ज़्यादा करप्ट हैं, ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो करप्शन को दूर करने के लिए ही उसको किसका गवर्नर जनरल बनाया था? बंगाल का। लेकिन खुद ही वो यहाँ आकर इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया, खुद ही क्या बन गया? करप्ट बन गया। 1772 में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी विच वाज सस्पिशियस, उसको कुछ संदेह था। वास्ट वेल्थ, कितने ज़्यादा पैसा इसने जो कमाया है, दो ही वाज एजुकेटेड, उसको कैद कर दिया गया है, कमिटेड सुसाइड, उसको बाद में उसको बरी भी कर दिया गया था। लेकिन 1774 में उसने खुद ही क्या कर ली थी? सुसाइड कर ली थी। However, not all company officials succeed in making money like Clive. रॉबर्ट क्लाइव की तरह सभी अधिकारी तो इतनी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए। Many died in early death. कुछ अधिकारियों के तो यहाँ पर ही डेथ हो गई थी। किसके कारण? ड्यू टू डिजीज, बीमारियों के कारण, युद्धों के कारण। इट वुड नॉट बी मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड देयर अपर मोस्ट डिजायर वाज टू अर्न एनफ इन, वो सिर्फ कुछ तो लोग यहाँ आए थे कि अच्छा खासा पैसा कमाए बाहर से और वापस अपने देश में आराम से रहें। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, और आराम से लाइफ जिए। दोज हु मैनेज ए रिटर्न विद वेल्थ लीड फ्लैशी लाइफ एंड फ्लूनेटेड देयर रिचेज, वो कुछ का क्या आइडिया था कि यहाँ आएंगे और पैसे कमाएंगे और एक अमीर बनकर वापस से ब्रिटिश लौटेंगे। दे वर कॉल्ड नवाब, वो अपने आप को नबू बोलते थे। एंड लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द, जो अंग्रेजी वर्जन में इंडियन वर्ड नवाब, भारतीय का जो नवाब था उनको नबू बोलते थे। दे वर ऑफन सीन एज ए upstart and social climbers in British society were ridiculed और made fun of plain cartoon, जो यहाँ से पैसा कमाकर वापस ब्रिटेन में जाकर अमीर बने थे, ऐसे लोगों पर कुछ नाटक और कार्टून बनाए जाते थे उनका मजाक उड़ाने के लिए। बाकी हम कंपनी रूल एक्सपेंड कैसे उन्होंने अपने रूल्स को ज़्यादा फैलाया, ये कल करेंगे। अब एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है।